हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनू वार। वेलकम टू आवर चैनल दीप टेक एकेडमी। दीप टेक एकेडमी के इस टेक्निकल वर्ल्ड में हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग बायोलॉजी। और इंजीनियरिंग बायोलॉजी के हमने 2 मॉड्यूल्स और मॉड्यूल 3 का 1 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। आज के लेक्चर में हम मॉड्यूल 3 को पूरी तरह स्वाहा करने वाले हैं, यानी समाप्त करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम बिना समय गवाए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक्स को शुरू करने के पहले एक बात, बहुत से लोगों का कमेंट्स था कि सर न्यू लेक्चर न्यू लेक्चर। न्यू लेक्चर तो मैं लेके आ रहा हूं, लेकिन आप लोगों में वो जोश नहीं दिख रहा है देखने का। आप वीडियोस को तो देख ले रहे हैं, डाउनलोड कर ले रहे हैं, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो भाई, आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे कहां से इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत करूं। इसीलिए मैंने 3 से 4 दिनों तक वीडियो को रोक दिया था। आप लोग जोश दिखा ही नहीं रहे हैं, आप लोग वीडियोस को लाइक ही नहीं कर रहे हैं, शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्यों वीडियोस बनाऊं। वीडियोस बनाए 4 दिन हो गए, कितने लाइक्स? 20 लाइक्स। मतलब इससे क्या फायदा है बनाने से? आपसे किसी और चीज का डिमांड करता हूं, बस लाइक्स का डिमांड करता हूं, वो भी डिमांड्स आपसे पूरी नहीं होती हैं, तो फिर क्यों आपके लिए मैं मेहनत करूं। पर छोड़िए, हटाइए। आई होप आज से आप लोग लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं जीन इंटरेक्शन को। तो हमारा अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मेंडल्स लॉ को पढ़ा, और उसके बाद क्या पढ़ा? जीन मैपिंग पढ़ा। अब थर्ड टॉपिक जीन इंटरेक्शन हम शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखिए, समझिए। कॉपी में मन है तो लिखिए, नोट्स से पढ़िए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो चुका है। तो जीन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन शब्द आप जानते ही होंगे। इंटरेक्शन मतलब जो जीन है वो एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एक जीन में 2 एलील होते हैं, तो कैसे एक एलील दूसरे एलील को इन्फ्लुएंस करता है, उसके काम को बढ़ा देता है या उसके काम को घटा देता है, उसके डोमिनेंस रेट को बढ़ा देता है या उसके डोमिनेंस रेट को घटा देता है। और डोमिनेंस की ही वजह से आपको पता है कि फेनोटाइपिक जो कंडीशन है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो उस जीन का बदल जाता है। जैसे कि डेफिनेशन से इसको समझते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ एलील एंड नॉन एलील। एलील आपको पता ही क्या होता है, और जो एलील नहीं होता है वही नॉन एलील हो गया। तो इन्फ्लुएंस ऑफ एलील एंड नॉन एलील ऑन नॉर्मल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जैसे नॉर्मल एक फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन हम ये ले लिए, ये जेनोटाइपिक एक्सप्रेशन एक है, ये नॉर्मल। अब जो इसका फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? मीडियम मीडियम हाइट आएगा। जैसे एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। अगर इस अगर दोनों जीन का जो मतलब फिजिकल अपीयरेंस हुआ वो कैसा होगा? मीडियम साइज का होगा। तो ये दोनों जीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किए। इंटरेक्ट करने के बाद क्या हुआ? ये जीन अपना, ये जो जीन टॉल टी है, ये अपना इन्फ्लुएंस दिखा दिया स्मॉल टी पे। इसलिए जो बच्चे पैदा हुए वो मीडियम टॉल पैदा हुए, मीडियम साइज के टॉल पैदा हुए, एकदम कंप्लीटली टॉल नहीं, मीडियम टॉल पैदा हुए। क्यों हुए? क्योंकि ये छोटा वाला टी भी अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखा रहा है कि नहीं, मैं भी दिखना चाहूंगा। लेकिन जो कि कैपिटल टी है वो डोमिनेंस है, स्मॉल टी पे कैपिटल टी डोमिनेंस है। तो डोमिनेंस है तो जो बच्चा पैदा होगा वो बीच के हाइट का पैदा होगा। तो आई होप आपको जीन इंटरेक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो। जीन इंटरेक्शन का मतलब इतना समझ लीजिए कि जीन एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं और एक दूसरे के फेनोटाइपिक कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए वो कैसे, कोई डोमिनेंस हो जाता है, कोई रिसेसिव हो जाता है, तो उसी इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? जीन इंटरेक्शन। इसमें एक जीन दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस करता है अपने इफेक्ट को दिखाने के लिए, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक एलिलिक और दूसरा नॉन एलिलिक। एलिलिक का दूसरा नाम है नॉन एपिस्टेटिक और नॉन एलिलिक का दूसरा नाम है एपिस्टेटिक। पहला क्या है? एलेलिक जीन इंटरेक्शन। दूसरा क्या है? नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। हम जीन इंटरेक्शन में भी पढ़ते भी हैं एलेलिक और नॉन एलेलिक जीन्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बिहेवियर पढ़ते हैं। जीन इंटरेक्शन में एलेलिक और नॉन एलेलिक जीन का इंटरेक्शन पढ़ते हैं। तो इसी दोनों नेम के बेसिस पे हमारा जो टाइप हो गया जीन इंटरेक्शन का, 2 टाइप हो गया, एक एलेलिक जीन इंटरेक्शन, दूसरा नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। तो बात करते हैं अब एलेलिक जीन इंटरेक्शन की। तो एलेलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में डेफिनेशन से हम समझते हैं, व्हेन 2 एलील, जब 2 एलील, व्हेन
टू एलील। तो आपको पता ही है किसी भी जीन में टू एलील होते हैं। देखिए यहाँ पे टू एलील है, ये एक एलील और एक ये एलील। तो व्हेन टू एलील ऑफ ए जीन, किसी भी जीन के दो एलील इंटरेक्ट इन ए सच वे, वो इस तरीके से इंटरेक्ट करे टू प्रोड्यूस अ फेनोटाइप डिफर फ्रॉम टिपिकल रिसेसिव फेनोटाइप। डेफिनेशन आपको फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, डेफिनेशन को सुने बस। when two allele of a gene, when two, एक बार डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज मुझे थोड़ा वीडियो रोकना पड़ा था, तो एक बार डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं। when two allele of a gene interact in a such a way to produce a phenotype, देखिए a phenotype differ from typical recessive phenotype। मतलब समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। जब मुझे भी नहीं है तो आपको तो और भी नहीं आएगा। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। देखिए, एक ये एलील है और एक एलील हमारा ये है, ठीक। तो हमने आपको जब शुरू में मेंडल्स लॉ पढ़ाया था तो बताया था कि ये जनरली टॉल के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी है वो एलील डोमिनेंस है, तो इसलिए जो बच्चे पैदा होंगे वो टॉल होंगे। लेकिन इस चीज के जो वास्तविक सच्चाई है उस चीज को देखिए इस डेफिनेशन के अनुसार। देखिए दो एलील है, ये किसी एक जीन के दो एलील है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा फेनोटाइप देंगे जो डिफर हो, दोनों से डिफर हो। मतलब कि ना पूरी तरह टॉल हो ना ही पूरी तरह ड्वार्फ हो। कैसा हो? ये तो पूरी तरह टॉलनेस को बताता है, ये पूरी तरह ड्वार्फ को बताता है। लेकिन जब इनका इंटरेक्शन हो और जो इनका फेनोटाइपिक दिखे, मतलब फिजिकल अपीयरेंस दिखे, वो कैसा दिखे? मीडियम टॉल दिखे। कैसा दिखे? मीडियम टॉल दिखे। मान लीजिए एक है एकदम बहुत बड़ा आदमी, ठीक, और एक है बहुत छोटा आदमी, ठीक। एक है बहुत बड़ा, एक है छोटा। इनके दोनों एलील का इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन होने के बाद जो इनका बच्चा मान लीजिए पैदा हुआ, वो एवरेज हाइट का पैदा हो गया। तो देखिए ये दोनों जो टिपिकल पहले से थे एलील, इनसे डिफरेंट पैदा हुआ, फेनोटाइप जो फिजिकल अपीयरेंस दिखा वो डिफरेंट हुआ। तो ये डेफिनेशन भी वही कह रहा है कि जब किसी एलील के दो जीन आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक डिफरेंट फेनोटाइप देंगे जो कि ओरिजिनल डोमिनेंट और रिसेसिव एलील से अलग दिखेगा। तो अलग दिख रहा है, मीडियम हाइट का दिख रहा है। तो यही हो गया आपका क्या? एलेलिक जीन इंटरेक्शन। मतलब दो एलील आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये एलेलिक इंटरेक्शन हो गया। इसका एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस। आपको मैंने जब एलील पढ़ाया था तो वहां इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस बताया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना तो यही पूरी तरह डोमिनेंट हो ना यही पूरी तरह डोमिनेंट हो। तो देखिए यहाँ दोनों ऐसा है कि एक पूरी तरह है। पूरी तरह कब डोमिनेंट होगा? जब कैपिटल टी हो। दोनों एलील जब कैपिटल टी हो। या कब पूरी तरह डोमिनेंट होगा? जब दोनों स्मॉल टी एलील हो, तब ये दोनों एकदम पूरी तरह डोमिनेंट होगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना यही पूरी तरह डोमिनेंट हो ना यही पूरी तरह डोमिनेंट हो, तो वहां पे क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मल्टीपल एलील को आपको मैंने पूरी तरह पिछले ही लेक्चर में समझा दिया था। मल्टीपल एलील क्या होता है? जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप होता है वो मल्टीपल एलील ग्रुप होता है। उसमें 3 एलील पाए जाते हैं, IA, IB, IO। यही हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप हो गया। देखिए 3 एलील हो गया है ना। तो मल्टीपल एलील और इनकम्प्लीट डोमिनेंस एलेलिक एंड जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। तो अब मैं इसे इरेज करके आपको नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन बताने वाला हूं। तो इरेज कर लो। तो जीन इंटरेक्शन के हम दूसरे टाइप को देखते हैं, नॉन एलेलिक और एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन। देखिए ये जो है आपका जो टॉपिक है जीन इंटरेक्शन, ये एम्स और नीट के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। मतलब अगर एम्स में नहीं आया तो वो आपके नीट में आएगा, नीट में नहीं आएगा तो एम्स में आएगा। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो सोचिए अगर कोई बायोलॉजिस्ट आपका पेपर AKU का तैयार करता है तो वो इस टॉपिक को चाहेगा कि आपके एग्जाम में दे दे। अगर कोई बायोलॉजिस्ट तैयार करता है, बी फार्मा वाले कोई अगर पेपर को तैयार करते हैं तो, या बायोकेमिस्ट्री वाले जो तैयार करते हैं अगर आपके बायोलॉजी के पेपर को,
तो वो जीन इंटरेक्शन को दे ही दे देंगे, इतना श्योरिटी इस चीज का चांस होता है। तो आप जीन इंटरेक्शन को याद रखें, जीन इंटरेक्शन के दो टाइप, एलेलिक और नॉन एलेलिक को याद रखें। उसके बाद एपिस्टैटिस को याद रखें, कम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन को याद रखें। अगर 14 मार्क्स में पूछ दिया तो इतने में आपको 14 दे देगा। तो आइए नॉन एलेलिक या एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन को समझते हैं। नॉन एलेलिक के पहले एक यहाँ पे वर्ड देखिए एपिस्टैटिक जुड़ा हुआ है, तो एपिस्टैटिक को सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। एपिस्टैटिस नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन का एक एग्जाम्पल है, तो हम पहले एग्जाम्पल को ही समझते हैं तब इस डेफिनेशन पे आएंगे। डायरेक्ट डेफिनेशन को समझेंगे तो थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन पहले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एपिस्टैटिस होता क्या है? सुपरेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ ए जीन बाय अनदर जीन। वन जीन कंप्लीटली मास्क द अनदर जीन। देखिए क्या होता है, जैसे एक जीन क्या करता है, दूसरे जीन के, ये जीन 1 जीन 2 के इफेक्ट को सुप्रेस कर देता है, दबा देता है, या इसको मास्क कर देता है, या इसको मास्क कर देता है। कंप्लीटली मास्क मतलब कि ये जीन इस जीन के इफेक्ट को कंप्लीटली मास्क कर दे, यानी क्रॉस के बाद जो चाइल्ड पैदा हो, इस जीन का थोड़ा भी इफेक्ट नहीं दिखे उस चाइल्ड में, कंप्लीटली इस जीन का इफेक्ट दिखे, उस प्रोसेस को एपिस्टैटिक बोलते हैं या एपिस्टैसिस बोलते हैं। क्या होता है? सुप्रेशन ऑफ द इफेक्ट, एक इफेक्ट को ये दबा देता है, एक जीन के इफेक्ट को दूसरा जीन दबा देता है या कंप्लीटली उसको मास्क पहना देता है। मतलब कि अगर दो जीन का इंटरेक्शन हुआ तो वहां एक जीन को मान लीजिए कि वो है ही नहीं, दो जीन का इंटरेक्शन हुआ तो वहां समझ लीजिए कि एक जीन है ही नहीं, तो है ही नहीं तो वहां कहां जो पहला जीन है वो हावी हो जाएगा, या अगर पहला मास्क हो रहा है तो दूसरा जीन हावी हो जाएगा, यानी एक को कंप्लीटली हम हटा देंगे। तो यही काम करता है एपिस्टैटिस, इसलिए इसका नाम हम एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। नॉन एलेलिक या एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन, अगर आपके एग्जाम में ये दिया रहे चाहे ये दिया रहे, कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। तो आइए नॉन एलेलिक के अब डेफिनेशन को समझते हैं। when two और more इंडिपेंडेंट, देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है इंडिपेंडेंट, मतलब कि आपने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने किस चीज का एग्जांपल लिया था? तो लिया था कि एक है आपका राउंड शेप का एक है आपका सीड, और एक है आपका राउंड शेप का सीड है, और उसका कलर क्या है? येलो है। तो यहाँ पे देखिए दो आपको जीन मिले, एक जीन RR है और एक जीन येलो है, ठीक। तो यहाँ पे दो जीन का इंटरेक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? when two और more इंडिपेंडेंट जीन। अब देखा जाए ये जो राउंड शेप है वो कलर पे थोड़े डिपेंडेंट है, वो तो राउंड शेप का दूसरा भी सीड हो सकता है, तो राउंड कलर पे डिपेंडेंट नहीं है, या जो कलर येलो है वो इस राउंड पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट जीन लिखा गया है। तो व्हेन टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट जीन इंटरेक्ट ईच अदर, या इंटरेक्ट ईच अदर तो करवे करेंगे। आइए हम यहाँ पे ये कभी आप तो इतना चीज जो जानते हैं, ये बात जानते ही हैं कि जब भी जीन होते हैं या तो वो सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेंगे या अनदर क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? प्रेजेंट ऑन सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, या तो वो एक ही जीन पे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेंगे जीन, या दो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेंगे और इंटरेक्ट करेंगे। तो ये राउंड और येलो है, ये दो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ठीक। अगर एक कैपिटल राउंड होता है, अगर स्मॉल राउंड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक ही जीन पे है। लेकिन यहाँ पे जो जीन का लोकेशन है हम क्या लिए हैं इस एग्जांपल में कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे लिए हैं। तो आइए व्हेन टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट जीन प्रेजेंट ऑन ए सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक, इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस ए डिफरेंट एक्सप्रेशन। जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो एक डिफरेंट एक्सप्रेशन देंगे। कैसा देंगे? एक डिफरेंट एक्सप्रेशन देंगे। इस एक्सप्रेशन में क्या होगा कि एक जो इफेक्ट है वो सुप्रेस हो जाएगा, एक इफेक्ट सुप्रेस हो जाएगा, ठीक।
कंप्लीटली इसका राउंड और येलो वाला एग्जांपल नहीं है, ये मैंने बस एक ले लिया है कि शेप जो है वो कलर पे डिपेंडेंट नहीं है। वो आपका ये इसका नॉन एलेलिक का एग्जांपल नहीं है। हम क्यों ये दोनों चीज लिखे, क्योंकि ये कह रहा था व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन। तो इंडिपेंडेंट जीन को समझाने के लिए मैंने इस एग्जांपल को लिया। इसका एग्जांपल ये नहीं होता है। मैंने इससे ये बताया कि दो जीन जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो, वो जब इंटरेक्ट करेंगे तो वो एक डिफरेंट एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। यहां पे देखिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब दो इंडिपेंडेंट जीन आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो एक डिफरेंट एक्सप्रेशन देंगे। मतलब, तो उसी मतलब को देखते हैं। जैसे मान लीजिए दो माउस हमने लिए, एक ब्लैक कलर का है और एक व्हाइट कलर का है। मे भी हम एग्जांपल ले लिए, एक ब्लैक कलर का माउस है और एक व्हाइट कलर का माउस है। दोनों का जीन आपस में इंटरेक्ट किया, जो बच्चा उनका होने वाला है उस बच्चे के अंदर क्या हुआ कि दो जीन इंटरेक्ट किए आपस में, और इंटरेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि जो उनका बच्चा प्रोड्यूस हुआ वो ब्राउन कलर का हो गया। ब्लैक और व्हाइट एक दूसरे के साथ क्रॉस किए, इनका जो बच्चा प्रोड्यूस हुआ वो ब्राउन कलर का हो गया। तो यहां पे देखिए ब्लैक भी शैडो हो गया, मतलब मास्क हो गया, व्हाइट भी मास्क हो गया, और एक डिफरेंट एक्सप्रेशन हमको मिल गया, बच्चा ब्राउन कलर का। तो इसका नॉन एलेलिक का ये एग्जांपल हो गया। चाहे एक मटर का पौधा आता है, उसके हम व्हाइट कलर के और पिंक कलर के सीड वाले पी प्लांट का क्रॉस कराते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। तो वहां पे जो फर्स्ट जनरेशन में हमको देखने को मिलता है, वहां सारे के सारे पिंक कलर के ही फ्लावर वाले मटर पैदा हो जाते हैं। तो वहां पे देखिए, वहां पे एक डिफरेंट एक्सप्रेशन मिल रहा है। यहां पे भी हमें क्या मिला नॉन एलेलिक में, डिफरेंट। ब्लैक और व्हाइट कलर के माउस का जीन आपस में इंटरेक्ट किया और ब्राउन कलर के माउस को प्रोड्यूस किया। तो आई होप आपको नॉन एलेलिक क्लियर हो कि जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट जीन आपस में इंटरेक्ट करें तो वो एक नया एक्सप्रेशन देंगे। उसका एग्जाम्पल क्या है, एपिस्टेटिस, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो एपिस्टेसिस को हमने देखा, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को एक एक करके देखने वाले हैं। एपिस्टेसिस क्या होता है, जब एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को सुप्रेस कर देता है, दबा देता है या मास्क पहना देता है, समझ लीजिए, तो वो क्या हुआ, एपिस्टेटिस हुआ। तो अब इसको क्लियर करके, इरेज करके मैं आपको कम्प्लीमेंट्री जीन समझाता हूँ। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन को देखें। ये किस चीज का टाइप है या एग्जांपल है, तो ये नॉन एलेलिक या एपिस्टैटिक जीन इंट्रैक्शन का एग्जांपल है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। एपिस्टेसिस हमने पढ़ लिया था, क्या था। अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन को देखते हैं क्या होता है। नॉन एलेलिक का बात कर रहा है तो हमेशा इसमें 2 पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जब भी इंट्रैक्शन होगा तो ये नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन का टाइप है, तो इसमें जब भी इंटरेक्ट करेंगे तो 2 पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन ही इंटरेक्ट करेंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं। 2 पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन आर इसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म टू प्रोड्यूस ए पार्टिकुलर कैरेक्टर। किसी भी एक पार्टिकुलर को एक्सप्रेस करने के लिए, पार्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए 2 पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन का होना जरूरी है। मतलब यहाँ पे देखिए डोमिनेंट फॉर्म कह रहा है, रिसेसिव फॉर्म नहीं कर रहा है, डोमिनेंट फॉर्म कर रहा है। अब देखिए 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर हमको चाहिए, 2 पेयर ऑफ एलील चाहिए। तो एक देखिए, एक हमारा ये मिला और एक जो हमारा है मान लीजिए ये है। तो देखिए ये 2 पेयर ऑफ नॉन एलेलिक है। एलेलिक मतलब सेम ए हो तो ये एलेलिक हो गया, अगर ये हो तो ये नॉन एलेलिक हो गया। क्लियर। तो 2 हम नॉन एलेलिक जीन लिए, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इसेंशियल किस फॉर्म में होना चाहिए, तो डोमिनेंट फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल ए डोमिनेंट है और कैपिटल बी डोमिनेंट है। जो इनका इंटरेक्शन होगा तो वो हमें क्या मिलेगा, ए बी बी। तो हमारा ये क्या हो गया, इसेंशियल डोमिनेंट फॉर्म हो गया। अगर यही हम ले लेते, एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर हम यही ले ले ए और इधर से ले ले बी, तो क्या ये हमारा जो पेयर मिला ये नॉन एलेलिक होगा? तो नॉन एलेलिक तो मान लीजिए हो गया, लेकिन
डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो डोमिनेंट फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पे एक कैपिटल ए होना ही होना चाहिए। तो हमारा जो डोमिनेंट फॉर्म हुआ ये हुआ, देखिए दोनों में डोमिनेंट टर्म मिलना चाहिए, तो इन दोनों नॉन एलेलिक पेयर में हमें एक डोमिनेंट मिलना चाहिए। तो ये चीज इसका एसेंशियल एक कैरेक्टर हुआ कि किसी भी पार्टिकुलर कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए डोमिनेंट फॉर्म में 2 पेयर ऑफ एलील होने चाहिए। तो वही है, डोमिनेंट फॉर्म में 2 पेयर ऑफ एलील है, इसमें भी ये डोमिनेंट है, ये इसमें भी ये डोमिनेंट है। लेकिन अगर यही हम यहाँ पे कैपिटल ए ले लेते या यहाँ पे सॉरी स्मॉल ए ले लेते और यहाँ पे भी स्मॉल बी ले लेते तो वो डोमिनेंट फॉर्म में नहीं होता। तो आई होप पहला पॉइंट क्लियर कि किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए डोमिनेंट फॉर्म में एलील का नॉन एलील का पेयर होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं जिससे हमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन का डेफिनेशन मिलता है परफेक्ट। सच जीन दैट एक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अन इफेक्ट दैट नाइदर कैन प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट सेपरेटली आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जीन की नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे ये कहना चाहता ये है कि अगर एक जीन सिर्फ डोमिनेंट हो और वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए बोल दिया जाए तो बस एक पार्टिकुलर ही अपना देगा, दूसरे की बात की जाए तो वो भी एक अपना पार्टिकुलर इफेक्ट देगा। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तो एक डिफरेंट इफेक्ट देंगे जो कि न ये अकेला इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ना ही ये अकेला वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसको इस तरीके से समझ लीजिए, हम 2 भाई हैं, लेट अस सपोज दैट हम 2 भाई हैं, दोनों भाई आपस में ही झगड़ते हैं, ठीक। तो या तो मैं डोमिनेंट हो जाता हूं उसमें, अपने भाई पे हावी हो जाता हूं, या मेरे भाई मेरे पे डोमिनेंट हो जाते हैं। अब इसमें हम एक थर्ड बंदे को इंट्रोड्यूस कर दें जो कि हम लोगों दोनों से झगड़ना चाहता है। तो अगर हम दोनों भाई मिल जाएं तो एक वहां पे नया जो शक्ति है सामने आएगा, तो यहाँ वहां पे एक अलग टाइप का डोमिनेंसी देखेगा जो कि ना मैं अकेले प्रोड्यूस कर सकता हूं ना ही मेरा भाई अकेले प्रोड्यूस कर सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन भी वही होता है कि ये ऐसे जीन होते हैं जो ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेपरेटली ना तो ये जीन अपना वो इफेक्ट दिखा सकता है ना ही ये जीन वो इफेक्ट सेपरेटली दिखा सकता है। मतलब ये है कि ये एक थर्ड एक्सप्रेशन देगा, थर्ड टाइप का फिजिकल अपीयरेंस देगा, ठीक, जो कि ना तो सेपरेटली ये दिखा पाएगा ना ही ये दिखा पाएगा। उस इफेक्ट को दिखाने के लिए इन दोनों को कंबाइन होना ही पड़ेगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट, बोथ टाइप ऑफ जीन मस्ट बी प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म। तो वही बात तो मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि जो दोनों जीन होने चाहिए वो डोमिनेंट फॉर्म में होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट ये कह रहा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मेंडल सर ने ये शुरू किया था, इस पे अध्ययन किया था 7 सालों तक। तो उन्होंने गार्डन पी पे किया था। तो उन्होंने गार्डन पी के कलर को ऑब्जर्व किया, जो उनके फ्लावर होते हैं गार्डन पी के फ्लावर, उसके कलर को ऑब्जर्व किए। तो वो क्या किए कि 2 पी प्लांट को लिए जिनका कलर क्या था, फ्लावर का कलर क्या था, व्हाइट कलर। 2 पी प्लांट लिए जिनके फ्लावर का कलर क्या था, व्हाइट कलर। पहले फूल ही ना आता है मटर में, उसके बाद में लगते हैं फल या जो भी लगते हैं उसमें दाने लगते हैं। तो 2 पी प्लांट को लिए जिनका कलर था व्हाइट। पहला जनरेशन में उन्होंने क्या कराया, क्रॉस पोलिनेशन कराया और उन्हें अलग ही एक्सप्रेशन देखने को मिला, पर्पल कलर। तो देखिए एक अलग एक्सप्रेशन मिल गया ना। तो ये जीन क्या करते हैं, एक अलग ही टाइप का कलर प्रोड्यूस करते हैं जो कि खुद से सेल्फ पोलिनेशन होने में, मतलब खुद में ही पोलिनेट करने पे वो इफेक्ट नहीं पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन हुआ F1 जनरेशन में और ये दोनों व्हाइट कलर के क्या हो गए, पर्पल कलर के फ्लावर प्रोड्यूस किए, ठीक। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का टाइप है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन मतलब किसका टाइप है, ये नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन का टाइप है। तो यहाँ पे नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन हुआ, जो थर्ड टाइप का इफेक्ट हमको सेपरेटली इफेक्ट ये नहीं दे सकता था। अगर सेल्फ पोलिनेशन होता प्लांट का तो वो पर्पल कलर नहीं देता, वो ऑलवेज व्हाइट ही कलर देता। तो अब क्या किया गया कि दो ही प्लांट को, एक ही प्लांट के 2 पौधों को लिया गया और उनका क्रॉस पोलिनेशन कराया गया। तो वहां पे देखने को क्या मिला कि एक पर्पल कलर का फ्लावर प्रोड्यूस हुआ। तो पहला जो जनरेशन मिला उसमें सारे के सारे जो फ्लावर के कलर मिले वो पर्पल कलर मिले। अब उनको दूसरे जनरेशन में ऑब्जर्व किया तो दूसरे जनरेशन में उन्होंने क्या देखा
कि 9 कलर के उनको पर्पल फ्लावर वाले प्लांट मिले और 7 उसमें मिले व्हाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट। तो ये उनका F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो का ऑब्जर्वेशन था। अगर इस टॉपिक से एमसीक्यू में क्वेश्चन उठाता है तो वो पूछ देगा कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन में पी प्लांट का फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा F2 जनरेशन में। तो 9 पर्पल और 7 व्हाइट देगा, यानी 9:7 रेशियो रहेगा। फेनोटाइपिक रेशियो को याद करिए, ये एमसीक्यू में अगर इस चैप्टर से उठने होगा सवाल तो फेनोटाइपिक रेशियो से ही उठेगा। तो क्लियर, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 नॉन एलेलिक जीन का पेयर होना चाहिए, किस फॉर्म में? तो डोमिनेंट फॉर्म में किसी भी कैरेक्टर के लिए। तीसरी क्या बात थी? जब 2 जीन आपस में मिलेंगे तो एक ऐसा मतलब एक्सप्रेशन देंगे जो कि ना जीन ए ही सेपरेटली उस इफेक्ट को शो कर पाएगा ना बी ही कर पाएगा। तीसरी बात, दोनों जो जीन हो वो डोमिनेंट फॉर्म में हो। तो देखिए डोमिनेंट फॉर्म में दोनों है। एग्जाम्पल गार्डन पी, 2 व्हाइट कलर के फ्लावर वाले पी प्लांट को क्रॉस करा F1 जनरेशन में तो हमें एक पर्पल कलर का मिला। सारे फ्लावर जितने पी प्लांट के हुए पर्पल कलर के हुए। F2 जनरेशन में क्या हुआ? वही रेशियो 9:7 हुआ। 9 पर्पल कलर के फ्लावर मिले तो 7 व्हाइट कलर के फ्लावर मिले। तो आई होप कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्लियर। अब हम सप्लीमेंट्री जीन को देखेंगे। तो आइए अब हम सप्लीमेंट्री जीन को समझते हैं। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। तो इतना तो कंपल्सरी है कि सप्लीमेंट्री जीन के लिए 2 पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन होने चाहिए। क्योंकि नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो 2 पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन मस्ट है कि कॉम्प्लीमेंट्री में भी रहे और सप्लीमेंट्री में रहे। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था कि वो तो 2 पेयर भी रहे और दोनों पेयर डोमिनेंट फॉर्म में रहे। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म की ना बात होके आगे देखिए क्या बात हो रही है कि 2 पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन होने चाहिए। अब पहले की बात करते हैं। 1 ऑफ पेयर विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट्स इंडिपेंडेंटली इन द डोमिनेंट स्टेट। इस यहां से यहां तक देखिए, 1 ऑफ विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इंडिपेंडेंटली इन द डोमिनेंट स्टेट। जैसे देख ले लेते हैं, एक जीन ए है, इसका क्या है एलील? तो ये है, ठीक। तो इसमें डोमिनेंट क्या है आपका? ए डोमिनेंट है, डोमिनेंट ए है। अब इसका जो इफेक्ट है इंडिपेंडेंट है। कैसा है? इंडिपेंडेंट है, ठीक, इंडिपेंडेंट है। टू प्रोड्यूस इफेक्ट इंडिपेंडेंटली इन द डोमिनेंट स्टेट। तो ये जो प्रोड्यूस करेगा वो इफेक्ट एक्सप्रेस होगा, वो इफेक्ट एक्सप्रेस होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है अदर से, इससे इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है तो जाहिर सा बात है कि ये एक्सप्रेस होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब कि इसको इस चीज से मतलब नहीं है और डोमिनेंट भी होना चाहिए। तो इस चीज से जब मतलब ही नहीं है तो कंप्लीटली ए एक्सप्रेस हो जाएगा। दूसरे लाइन को अब देखते हैं। While the dominant allele of the second gene, एक और जीन हम ले लेते हैं बी, इसका क्या होगा? बी और कैपिटल बी। इसमें डोमिनेंट क्या है? तो बी है। तो अब हम ले लेते हैं डोमिनेंट एलील ऑफ द सेकेंड जीन। ये डोमिनेंट एलील ऑफ द सेकेंड जीन इज विथ एनी इंडिपेंडेंट इफेक्ट, विथ एनी इंडिपेंडेंट इफेक्ट, ठीक। इंडिपेंडेंट इफेक्ट इसको ले लिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, विथ डिपेंडेंट इफेक्ट होगा, ठीक। तो द डोमिनेंट एलील ऑफ द सेकेंड जीन इज विथ एनी डिपेंडेंट इफेक्ट। डिपेंडेंट इफेक्ट है तो जब डिपेंडेंट इफेक्ट है यानी ये भी इस बी पे डिपेंडेंट है, तो जब डिपेंडेंट है तो ये नॉट एक्सप्रेस होगा। इतना क्लियर बात है आपको? जब इंडिपेंडेंट हो तो एक्सप्रेस होगा डोमिनेंट फॉर्म, और जो डिपेंडेंट हो तो क्या होगा? कैपिटल बी वाला थोड़ा ही आपको एक्सप्रेस हो जाएगा, वहां पे दोनों का इफेक्ट में एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पे जो बी का डोमिनेंसी है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। अब हम आगे देखते हैं इसके। बट इज एबल टू मॉडिफाई
द इफेक्ट ऑफ द फॉर्मर टू प्रोड्यूस ए न्यू ट्रेट। ये लाइन थोड़ा पेचीदा है, लेकिन कहता क्या है समझ जाएंगे हम लोग। अगर हम ए और बी का क्रॉस करा दिए, ए और बी का क्रॉस करा दिए, यानी ये और ये जीन, दोनों जीन का क्रॉस करा दिए, तो जो नया ट्रेट प्रोड्यूस होगा, नया ट्रेट या प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा? वो इन दोनों से डिफरेंट होगा, इन दोनों से डिफरेंट होगा। जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो एक नया ट्रेट प्रोड्यूस होगा, और उस ट्रेट के प्रोडक्शन में ये अपना इफेक्ट दिखा देगा, बट इज एबल टू मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ द फॉर्मर टू प्रोड्यूस ए न्यू ट्रेट। जब ये दोनों क्रॉस करेंगे, जब ये दोनों का क्रॉस होगा, तो ये बी क्या कर देगा? अपना कुछ इफेक्ट इसमें दिखा देगा, जिससे कि एक नया ट्रेट सामने आ जाए। क्या कर देगा? ये अपना इफेक्ट दिखा देगा। दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तो ये अपना एक नया इफेक्ट दिखा देगा, एक इफेक्ट दिखा देगा, और इसके कैरेक्टर को मॉडिफाई कर देगा ताकि एक नया टाइप का ट्रेट पैदा हो। फिर से एक बार समझिए, ये जो दोनों हैं, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है? डिपेंडेंट है। दोनों जब क्रॉस किए तो डिपेंडेंट वाला अपना प्रोड्यूस कर देगा एक इफेक्ट, ताकि इस दोनों के क्रॉस से एक नया ट्रेट जन्म ले। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं कि कोट कलर इन माइस। कोट कलर मतलब जो माउस के ऊपर का जो हेयर वाला कलर, बॉडी का ऊपर कोट होता है जो हेयरी, उस कलर की हम बात कर रहे हैं। तो कोट कलर इन माइस, इसमें हम देखते हैं अगर डोमिनेंट ये बी है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर डोमिनेंट बी एलील है तो माउस कैसा होगा? ब्लैक कलर का होगा माउस का कोट, ठीक। अगर डोमिनेंट ए एलील है, अगर ये एलील डोमिनेंट है तो माउस किस कलर का होगा? एल्बिनो कलर का। लेकिन अगर दोनों ही डोमिनेंट हो गए, क्रॉस के बाद ए और बी दोनों ही डोमिनेंट हो गए, तो वहां पे एगोटी कलर एक मिलेगा हमें, ठीक। अब तीसरी बात देखते हैं, बोथ रिसेसिव अगर हो जाए, अगर डोमिनेंट की जगह हावी क्या हो जाए, बोथ रिसेसिव जीन का हमें एक पेयर मिल जाए, तो वहां पे अल्बिनो कलर मिलेगा। अल्बिनो कलर दो केस में मिलेगा, अगर ए एलील डोमिनेंट हो या ए और बी का पेयर जो हो वो रिसेसिव हो, तो हमें एल्बिनो कलर मिलेगा। बी एलील अगर डोमिनेंट है तो ब्लैक मिलेगा, ए फॉर एल्बिनो मिलेगा, और ए बी डोमिनेंट है तो एगोटी मिलेगा। मतलब देखिए, ब्लैक और एल्बिनो से डिफरेंट मिल रहा है एगोटी कलर। मतलब कि ए और बी, अगर देखिए क्या हुआ, ये एक माउस हो गया, एक ये माउस हो गया, दोनों का क्रॉस हुआ तो हमें ए बी मिलेगा। तो ए बी मिला किस कलर का? एगोटी कलर के लिए मिला। तो देखिए, एक थर्ड टाइप का प्रोड्यूस इफेक्ट हुआ, इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ थर्ड टाइप का, एगोटी कलर का प्रोड्यूस इफेक्ट हुआ। यानी जब ब्लैक और अल्बिनो माइस क्रॉस करेंगे एक दूसरे से, ब्लैक और एल्बिनो माइस क्रॉस करेंगे एक दूसरे से, तो एक नया इफेक्ट मिलेगा अगोटी। तो आइए हम फेनोटाइप एक्सप्रेशन देखते हैं। पहले जनरेशन को क्रॉस कराया गया ब्लैक और एल्बिनो कलर के माइस को, ब्लैक और एल्बिनो कलर, एल्बिनो और ब्लैक कलर के माइस को जब क्रॉस कराया गया, तो पहले जनरेशन में सारे के सारे, देखिए ए बी मिल गया, तो सारे के सारे जो मिलेंगे माउस किस कलर के हो जाएंगे? एगोटी कलर के। अब फिर F2 जनरेशन में हम कराते हैं क्रॉस, तो वहां पे हमें देखिए ये एक फेनोटाइप रेशियो मिलेगा, और इस रेशियो को रट जाइए। 9 कलर के आपको एगोटी मिलेंगे, 9 कलर के एगोटी माइस मिलेंगे, 3 ब्लैक कलर के माइस मिलेंगे, और 4 एल्बिनो कलर के माइस मिलेंगे F2 जनरेशन में। तो ये फेनोटाइपिक रेशियो आप याद कर जाए, ये MCQ के लिए आपका रामबाण का काम करेगा। F1 जनरेशन में ब्लैक और एल्बिनो जब क्रॉस किए तो एगोटी कलर मिला, और F2 जनरेशन में 9 एगोटी, 3 ब्लैक, 4 एल्बिनो। तो आई होप सप्लीमेंट्री जीन का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो यानी आपका जीन इंटरेक्शन टॉपिक संपन्न हुआ। जीन इंटरेक्शन से अगर क्वेश्चन आना होगा तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, अगर आना होगा इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को हल्के में ना ले, पूरी तरह पढ़े। अब इसे इरेज करके सेल डिवीजन आपको पढ़ाने वाला हूं। तो अब हम देखते हैं सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन या सेल का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है।
तो कैसे कैसे जो सेल्स हैं वो एक दूसरे को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उस तरीके से देखा जाए तो सेल अपने आप को दो तरीके से या दो टाइप से कहें तो रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला टाइप हो गया मेयोसिस और दूसरा टाइप हो गया माइटोसिस। इसको समझने के पहले एक बातें समझ लीजिए, अगर आपके एग्जाम में प्रोकैरियोट और ईकैरियोट से क्वेश्चन नहीं अराइज होता है तो वो यहां से उठ सकता है, मेयोसिस और माइटोसिस से, क्योंकि ये सेल डिवीजन का टाइप है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो समझते हैं पहले मेयोसिस के डेफिनेशन से। तो ये टाइप ऑफ सेल्यूलर रिप्रोडक्शन है। क्या है? सेल्यूलर रिप्रोडक्शन का एक टाइप ही है, सेल डिवीजन का एक टाइप है। in which the number of chromosome are reduced by half through the separation of homologous producing to haploid cell। देखिए ये क्या होता है, ये सेल्यूलर रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं आधे से, ठीक। और क्या होता है, ये हाइप्लोइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। हाइप्लोइड सेल का मतलब होता है जब एक ही पेयर ऑफ, ये हाइप्लोइड सेल मतलब ये क्रोमोसोम का नंबर बताते हैं, तो जब एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो तो उसे हाइप्लोइड सेल बोलते हैं। जब एक से ज्यादा पेयर क्रोमोसोम जीन का हो, जब एक से ज्यादा जीन का पेयर हो तो उसे डाइप्लोइड सेल बोलेंगे। मतलब मोर देन वन पेयर हो जीन का तो उसे हम डाइप्लोइड सेल बोलेंगे। और हाइप्लोइड सेल जब एक ही पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट हो क्रोमोसोम में तो उसे हम हाइप्लोइड सेल बोलेंगे। तो ये सेलुलर रिप्रोडक्शन का टाइप होता है और ये करता क्या है, जो क्रोमोसोम के नंबर है उसे रिड्यूस करके आधा कर देता है, ठीक। इसका क्या हो गया, ये प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कंडक्ट होता है। तो प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द सेल डिवाइड्स इनटू प्रोड्यूसिंग ए रेप्लिका। ये रेप्लिका प्रोड्यूस करके डिवाइड होते हैं विथ अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रिजल्टिंग डाइप्लोइड सेल। ये डाइप्लोइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं और ये क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी एक सेल से नए सेल में जाते हैं। और यहाँ एक सेल से नए सेल में कितने जाते हैं क्रोमोसोम, तो हाफ सेल जाते हैं, आधे घट जाते हैं। और इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल से दूसरे सेल में पास होते हैं। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हुआ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हुआ। ये कहाँ अकर्स करते हैं इसकी बात कर ले तो ये ह्यूमंस में अकर करते हैं। मेयोसिस प्रोसेस है ह्यूमन में अकर करता है, ओनली ह्यूमंस में अकर करता है। और ये जो आपका माइटोसिस प्रोसेस है सेलुलर डिवीजन का, ये ऑल ऑर्गेनिज्म में होता है, हम में भी होता है। और ये मेयोसिस हम में भी होता है। हर कोई के बॉडी में जो सेल का प्रोडक्शन होता है, जैसे हमारा बॉडी क्या हमारा बॉडी सेल से ही मिलकर बना है, सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बना और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गेनिज्म बना। तो हमारा बॉडी सेल पे ही खड़ा है। तो हमारे जो सेल का रिप्रोडक्शन होता है वो माइटोसिस से भी होता है और मेयोसिस से भी होता है। अब देखेंगे कहाँ मेयोसिस का होता है और कहाँ माइटोसिस का होता है। तो देखिए कहाँ होता है, फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन के पहले ये देख लेते हैं कहाँ, क्यों, मतलब मेयोसिस का क्यों होता है हमारे। तो हमारे शरीर के अंदर मेयोसिस जो सेक्स सेल हमारे हुए, जैसे स्पर्म सेल और ओवा सेल का प्रोडक्शन जो होता है उसका प्रोडक्शन मेयोसिस के थ्रू होता है। मेयोसिस रिप्रोडक्शन के थ्रू सेक्स सेल का प्रोडक्शन होता है। किसका, मेल का बात किया जाए तो स्पर्म सेल और फीमेल का बात किया जाए तो ओवम सेल का जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्स सेल के थ्रू मेयोसिस के थ्रू होता है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर सेक्स सेल का फॉर्मेशन मेयोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है और मेयोसिस प्रोसेस के थ्रू हमारे शरीर के अंदर क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए आजकल माहौल चल रहा है कॉलेजों में कि हम स्ट्रॉन्ग तो हम स्ट्रॉन्ग, तो गुस्से में अगर कोई किसी को मार दिया तो मान लीजिए मुझे किसी ने आके यहाँ पे मार दिया अगले दिन, अब क्या हुआ कि यहाँ मेरा एक काला कलर का धब्बा बन गया, मतलब एगो चिन्ह मिल गया कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो हमको किसी ने मारा है। ये अगले 10-15 दिन तक रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। होता क्या है यहाँ पे, जब कोई मारता है तो यहाँ का सेल जो होता है वो मर जाता है, सेल ब्रस्ट करके मर जाता है। अब सेल मर गया तो यहाँ कलर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा।
अब धीरे धीरे सेल वहाँ रिप्रोड्यूस करेंगे एक दूसरे को, और रिप्रोड्यूस करके ये काला धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल का रिप्रोडक्शन हो रहा है, हमारे बॉडी का रिपेयर हो रहा है इस प्लेस पे, वो रिपेयर माइटोसिस सेल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, मेक एवरीथिंग अदर देन सेक्स सेल। ये बॉडी में सेक्स सेल के अलावा हर चीज बनाते हैं, ठीक। सेलुलर रिप्रोडक्शन का ये प्रक्रिया पता ही है। जनरल ग्रोथ हमारा जो होता है, जो हम बच्चे से बड़ा होते हैं, वो माइटोसिस सेल रिप्रोडक्शन के कारण होते हैं। हमारे बॉडी को ये रिपेयर करता है, जैसे मैंने अभी चोट का बताया, या जब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं तो उनका सेल बढ़ता है, सेल रिप्रोड्यूस करता है, तो वो माइटोसिस की वजह से होता है। अब कोई बौने रह गया तो उसका रीजन क्या है बौना रहने का, ये भी हो सकता है कि उसके बॉडी के अंदर माइटोसिस प्रक्रिया रुक गई है, सेल का रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है माइटोसिस से, और ये हो रहा है मेयोसिस। तो मेयोसिस होगा तो सेक्स सेल बस प्रोड्यूस होगा। आगे की बात करते हैं, क्रॉसिंग ओवर। जैसे क्रोमोसोम्स होता है, उसका क्रॉसिंग कैसे होता है, तो मिक्सिंग जब क्रोमोसोम होते हैं, जैसे इसका तो हाफ ही ना दूसरे सेल में जाता है, तो एक सेल से मान लो हाफ आया और एक सेल से हाफ आया, तो हाफ हाफ मिलके फुल हो गया यहाँ पे। तो वही होता है, यस, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर्स। तो जब दो सेल क्रॉस करेंगे तो एक का आधा चल जाएगा, एक का आधा मिलके फुल बन गया, तो वहां पे मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है। और ये तो ओरिजिनल इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स अकर ही नहीं करता है। स्टेप्स की बात करते हैं, तो ये पहले इसके स्टेप्स की बात कर ले, मिटोसिस की। तो मिटोसिस 4 स्टेप में होता है, आप इसको गूगल करके देख भी सकते हैं, उतना हमें लिखने की नहीं जरूरत है, बिकॉज वी आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, नॉट ए बायोलॉजी, ठीक। तो बस इतना जान लीजिए कि 4 प्रक्रिया के थ्रू होता है, 4 स्टेप के थ्रू इनमें सेल रिप्रोडक्शन होता है। पहला हो गया प्रोफेज, दूसरा मेटाफोज फेज, तीसरा एना, और चौथा जो फेज मिलता है उसे टेलीफेज बोलते हैं। इसमें भी दो स्टेप्स में होता है, एक मेयोसिस 1 होता है और एक मेयोसिस 2 होता है। तो मेयोसिस 1 में ये चारों फेज होते हैं, और मेयोसिस 1 में जैसे ये चारों फेज होते हैं, और मेयोसिस 2 में भी चारों फेज होते हैं। मेयोसिस 1 में जैसे अगर ये एक फेज मान लो हम प्रोफेज को ले लिए, तो इसे लिखेगा प्रोफेज 1, उसको लिखेगा मेटाफेज 1, ऐसे ही इन दोनों को भी लिख देगा। अब मेयोसिस 2 में बात करेंगे तो इसमें क्या लिख देगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, उसके बाद एनाफेज 2, ऐसे ही करके इसमें 2 स्टेप्स में होता है, और इसमें 4 स्टेप्स में होता है मेयोसिस का रिप्रोडक्शन। तो आपको क्लियर हो गया होगा मेयोसिस और मेयोटेसिस का कंसेप्ट। अगर इस बार एग्जाम में प्रोकैरियोट नहीं होता है तो इसके आने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब मैं इसे इरेज करके आगे के कंसेप्ट के बारे में बात करूँ। तो अब हम नए टॉपिक वेरिएशन को देखने वाले हैं। वेरिएशन किसको बोलते हैं, तो द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज में लुक सिमिलर बट दे आर नॉट यूजुअली आइडेंटिकल, दिस डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशंस। हम जितने भी लोग हैं वो क्या एक दूसरे से सिमिलर तो दिखते हैं लेकिन एक नहीं होते हैं। जैसे मेरे भैया लोग भी हैं, वो मेरे जैसे दिखते हैं या मैं उनके जैसा दिखता हूं, लेकिन सेम उन्हीं की तरह नहीं हूं। तो इस टाइप के डिफरेंसेस को क्या बोला जाता है, वेरिएशन बोला जाता है। एज्यूम करिए अगर इस अर्थ पे, इस प्लेनेट पे जितने लोग हैं एक ही जैसे दिखने लगे तो फिर क्या होगा, फिर कोई किसी को भी भैया बोलते चलेगा, किसी को भी पापा बोलते चलेगा, किसी को भी मम्मी बोलते चलेगा, है ना। तो वैसा कंडीशन नहीं लाना है, और उस कंडीशन से बचने के लिए नेचर ने हमें इस टाइप का डिजाइन किया कि हम एक दूसरे से डिफरेंट लगे। तो उसी डिफरेंसेज को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। और ये वेरिएशन 3 टाइप से होता है। एक तो जेनेटिक वेरिएशन हो गया या इनहेरिटेड वेरिएशन, दूसरा इन्वायरमेंट की वजह से जो वेरिएशन हुआ तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन, और तीसरा जो कंबाइंड जेनेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों कंडीशन की वजह से जो वेरिएशन मिला उसे कंबाइंड जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल वेरिएशन बोलेंगे। जेनेटिक और इनहेरिटेड वेरिएशन मतलब वैसे वेरिएशन जो हमें अपने पुश्तैनी मिले हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा आई कलर जनरली हमारे माता पिता की ही तरह होता है, हेयर कलर भी जनरली वैसा ही होता है, स्किन कलर भी वैसा ही होता है। अब जैसे जेनेटिक वेरिएशन का अपने लाइफ स्टाइल में प्रैक्टिकली आपको दे दूं, जैसे मेरे दादाजी का भी बाल झड़ा हुआ है, मेरे पापा का भी बाल झड़ा हुआ है, और मेरे भी बाल काफी तेजी से झड़ रहे हैं, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। दूसरा एनवायरमेंटल वेरिएशन की बात करते हैं, तो वैसे वेरिएशन जो क्लाइमेट, डाइट या कल्चर या लाइफ स्टाइल की वजह से
जो वेरिएशन हम में देखने को मिले हैं, मतलब हम ह्यूमंस में देखने को मिले हैं, उसे एनवायरमेंटल वेरिएशन बोलते हैं। क्लाइमेट की वजह से देखा जाए तो जैसे आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के में मैक्सिमम लोग काले कलर के देखने को मिलते हैं। तो साउथ अफ्रीका कहिए या जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ के लोगों का जो हेयर डिज़ाइन देखिए या स्किन कलर देखिए तो वो जनरली काला होता है। किसी एक कंट्री को क्यों बोला जाए, मतलब जो ज़्यादा गर्म, जहाँ की जलवायु ज़्यादा गर्म है तो वहाँ के लोग काले पाए जाते हैं, और जहाँ की जलवायु ठंडी है, जैसे जहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वहाँ बहुत ही गोरे लोग पाए जाते हैं। और हमारा जो इंडिया है वो नॉर्मल, मतलब क्या बोलते हैं, मीडियम रीजन में पड़ता है जियोग्राफिकल कंडीशन। इस वजह से जो हमारा है, हम ना तो अत्यधिक गोरे ही होते हैं अंग्रेजों की तरह, ना ही पूरे काले होते हैं। तो वो क्या है, एनवायरमेंटल वेरिएशन है। और एनवायरमेंटल वेरिएशन में एक लाइफ स्टाइल भी आता है। जैसे कि अब मेरे जिम में कोई काम नहीं है, मैं दिन रात बैठ के खाते जा रहा हूँ, जो मन कर रहा है वो मेरे सामने मिल रहा है, और मैं खाते खाते क्या हो गया, समझिए कि इतना मोटा हो गया। तो दैट इज क्या हो गया, वो लाइफ स्टाइल से मेरा वेरिएशन आया, तो वो भी एनवायरमेंटल ही वेरिएशन की कैटेगरी में आता है। तो जितने लोग मोटे देखने को आपको मिल रहे हैं वो किस चीज़ के एग्जाम्पल है, तो एनवायरमेंटल वेरिएशन की। तीसरा है कंबाइंड एंड जेनेटिक एनवायरमेंटल वेरिएशन। कंबाइंड मतलब दोनों का इफेक्ट, जिसमें जेनेटिक इफेक्ट भी देखने को मिले और एनवायरमेंटल वेरिएशन भी देखने को मिले। तो ऐसा जनरली ट्विंस लोगों में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक और जुड़वा भाई है, लेट अस सपोज दैट जुड़वा भाई है, एक है सोनू 1 और एक है सोनू 2। अंग्रेजों का ऐसा ही ना नाम होता है, रानी विक्टोरिया प्रथम, रानी विक्टोरिया द्वितीय, जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, वैसे। तो सोनू 2 जुड़वा भाई है हम लोग। तो जुड़वा भाई है तो मैं थोड़ा हेल्दी रहने की कोशिश करता हूँ, तो स्लिम और बॉडी को मेंटेन रखा हूँ, थोड़ा जिम वोम भी करता हूँ, शरीर मेरे ठीक ठाक है। और ये पेटू महाराज हैं, ये कैसे हैं, पेटू महाराज हैं, दिखते तो मेरे जैसे हैं, तो जेनेटिक मेरे ही तरह है, सेम है, लेकिन वो पेटू महाराज है, दिन रात खाते रहते हैं। तो अब उनका शरीर क्या हो चुका है, एकदम पसर गया है, मतलब वो फैल गए हैं, उनका क्या बोलते हैं, फैटी एक्सप्रेशन हो गया है। तो वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया मेरे से। तो वो कंबाइंड जेनेटिक और इन्वायरमेंटल वेरिएशन का एग्जांपल है। तो आई होप वेरिएशन टॉपिक क्लियर। तो अब इसे इरेज करके हम नए टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आइए अब हम इस टॉपिक के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है सिंगल जीन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। डिसऑर्डर्स मतलब या तो कोई मतलब बीमारी हो सकता है, या जीन जो पहले जिस पैटर्न में, नॉर्मल पैटर्न में होना चाहिए, उस पैटर्न से हट के पैटर्न में है, तो उसे हम डिसऑर्डर बोलेंगे। तो सिंगल जीन डिसऑर्डर की वजह से ह्यूमंस में क्या क्या बीमारियां आ सकती है, उस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर इस टॉपिक में मेंडल्स लॉ को छोड़ दिया जाए, जीन मैपिंग को छोड़ दिया जाए और जीन इंट्रैक्शन को छोड़ दिया जाए, तो जो इस चैप्टर से सवाल आने का चांस होता है वो है सिंगल जीन डिसऑर्डर से। तो आइए हम जानते हैं कि ये क्या है और ये कैसे ह्यूमन के लाइफ स्टाइल को या ह्यूमन के अंदर नए नए बीमारियों को क्रिएट करता है। तो आइए देखते हैं। सिंगल जीन डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय डीएनए चेंज इन वन पार्टिकुलर जीन एंड ऑफन हैव ए प्रेडिक्टेबल इनहेरिटेंस पैटर्न्स। देखिए ये क्या होता है, ये सिंगल जीन डिसऑर्डर होता है, वो क्या होता है, बेसिकली ये डीएनए को चेंज कर देता है। डीएनए में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से सिंगल जीन डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होता है ह्यूमंस में। तो डीएनए में चेंज होता है या किसी इनहेरिटेड पैटर्न में जब कोई चेंज किया जाए तो ये सिंगल जीन डिसऑर्डर का जन्म होता है। इसका सीधा एग्जांपल हम आपको एक मूवी से देते हैं। आप में से बहुतों ने, मैक्सिमम ने डेडपुल मूवी देखा होगा। डेडपुल मूवी देखा होगा, मैंने भी देखा है, इसके 2 पार्ट्स आप भी देखे होंगे आई होप। तो डेडपुल मूवी में जो आपका वेड होता है, वो वेड को क्या किया जाता है, वेड को उसमें यही काम होता है, सिंगल जीन डिसऑर्डर, उसके डीएनए से छेड़छाड़ होता है, उसके जीन को म्यूटेड, कुछ जीन्स को म्यूटेड कर दिया जाता है। उस वजह से उसमें कुछ अनोखी शक्तियां आ जाती है, जैसे कि उसके ऑर्गन का प्रोड्यूस होना, पैर कट गए फिर भी पैर प्रोड्यूस हो गए, हाथ कट गए फिर भी
हाथ प्रोड्यूस्ड हो गए, तो वो किस वजह से हो, तो वो सिंगल जीन डिसऑर्डर की वजह से हुई। उसे तो जो वैसा म्यूटेंट जो उसे बनाया, तो उसे तो बड़ी खुशी हुई कि मैंने इसे बहुत अच्छे गुण दे दिए, लेकिन वो म्यूटेंट बना, और ये म्यूटेंट होना एक बीमारी भी है। सिंगल जीन डिसऑर्डर का मतलब ये कि वो जीन के डिसऑर्डर से बीमारी जन्म ले रही है। तो कैप्टन वेड जो वेड जो था, उसे म्यूटेंट बना दिया गया था। म्यूटेंट यानी वो एक चलता फिरता बीमारी हो गया था, जो कि दूसरों तक तो फैलता नहीं था, लेकिन उसकी वजह से जीन डिसऑर्डर, जीन को रोक, डीएनए में जो जीन था उसको कुछ फंक्शन को स्टॉप कर देने से क्या हुआ था कि उसमें कुछ अनोखी शक्ति आ गई थी। ठीक, जैसे फास्ट लड़ना, और ऑर्गन कट गया तो फिर से ऑर्गन प्रोड्यूस हो जाना। तो वो किस वजह से हुआ था, सिंगल जीन डिसऑर्डर की वजह से। तो आइए हम उसी को देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, डीएनए में कुछ चेंज कर दिया जाता है, जिस वजह से सिंगल जीन डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है। या जीन में ही, जैसे मान लीजिए ये 2 जीन है, तो इससे क्या हो रहा है, एवरेज टॉल या मीडियम टॉल बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है, मीडियम टॉल बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर हम क्या कर दे, इसके डीएनए में चेंज करके हम इसको रोक दें, तो बच्चा कैसा प्रोड्यूस होगा, जितना हाइट का मैं हूं सेम मेरे ही हाइट का बच्चा प्रोड्यूस होगा। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, जीन का डिसऑर्डर हो गया। ठीक, तो ये किसी भी टेक्निक से जीन को रोक देना, या तो इनहेरिटेडली रुक जाए, मतलब अगर पेरेंट्स में वो रुका है तो बच्चों में भी रुका रह जाए, तो वो सिंगल जीन डिसऑर्डर हुआ। तो ये डीएनए में चेंज होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। 10,000 ह्यूमन डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय चेंज नॉन एज म्यूटेशन। 10,000 ऐसी ह्यूमन डिसऑर्डर हैं जो कि क्या होता है, जीन में क्या बोलते हैं, जीन में बदलाव के कारण प्रोड्यूस होता है, और उसे म्यूटेशन कहा जाता है। जीन में थोड़ा सा बदलाव हो गया, उसकी वजह से 10,000 ह्यूमन डिसऑर्डर सामने आई, और उसे म्यूटेशन नाम दिया गया। अ सिंगल जीन, अब यहाँ पे देखिए, ये सिंगल जीन और जीन डिसऑर्डर्स, ये किसकी वजह से हुआ, या तो किसी सिंगल जीन या एक से ज्यादा जीन के डिसऑर्डर की वजह से 10,000 ह्यूमन डिसऑर्डर, मतलब 10,000 ह्यूमन बीमारियां सामने आई, और उस ह्यूमन बीमारियों को क्या नाम दिया गया, म्यूटेशन नाम दिया गया। द म्यूटेड वर्जन ऑफ द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डर, जो म्यूटेड वर्जन ऑफ जीन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी डिजीज के लिए, या उसे म्यूटेंट भी बोला जाता है। अब देखिए, उस वेड को क्या कर दिया था उसने, तो वेड के बहुत सारे जीन को उसने म्यूटेंट कर दिया था, और उसकी वजह से उसमें एक बीमारी प्रोड्यूस हुई। अब बताइए, वो बीमारहीन है जो मर ही नहीं सकता, तो और उसके ऑर्गन्स भी कट जा रहे हैं, तो दुख भी तो बहुत ही होता होगा, दर्द भी बहुत होता होगा, तो वो भी तो एक टाइप की बीमारी ही ना है। द म्यूटेड वर्जन ऑफ द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डर, किसी भी डिसऑर्डर का जिम्मेदार कौन होता है, जो जीन म्यूटेड होता है, जिस जीन को म्यूट कर दिया जाए, साइलेंट कर दिया जाए, वही जीन किसी भी डिसऑर्डर का जिम्मेदार होता है। द म्यूटेड वर्जन ऑफ द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डर, किसी भी डिसऑर्डर के लिए म्यूटेड वर्जन ऑफ जीन ही जिम्मेदार होता है, और उसे क्या बोलते हैं, या तो म्यूटेंट बोलते हैं और नहीं तो डिजीज बोलते हैं। अब वेड अपने आप को बीमारी ना बोल के क्या बोलता है कि आई एम म्यूटेंट, तो वो एक म्यूटेंट था, यानी वो उसमें भी एक टाइप की बीमारी ही थी। और वो क्यों प्रोड्यूस हुआ था, वो क्यों उस टाइप का हो गया था, क्योंकि जीन डिसऑर्डर की वजह से उसके जीन डीएनए में जीन का डिसऑर्डर किया गया, जिस वजह से वो वैसा बन गया। तो आई होप आपको सिंगल जीन डिसऑर्डर का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। ये बीमारी के लिए सिंगल जीन डिसऑर्डर जिम्मेदार होता है, इसे ध्यान में बैठा लीजिए। अब हम कुछ सिंगल जीन डिसऑर्डर की बीमारियों को देखेंगे। बीमारियों को देखने के पहले 2 चीज जान लीजिए। हम में 23 पेयर ऑफ जीन होते हैं, ये आप सबको पता होगा। हम ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ जीन्स होते हैं। 22 जो पेयर ऑफ जीन हुआ उसे हम बोलते हैं ऑटोजोमल पेयर बोलते हैं, जो 22 पेयर होते हैं। और एक जो पेयर होता है हमारा, वो तो होता है सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर ऑफ जीन क्या हो गए, ऑटोजोमल क्रोमोसोम, और एक पेयर जो मिला वो हमारा क्या है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। और सेक्स क्रोमोसोम में क्या, अगर मेल है तो वो क्रोमोसोम XY होगा, और अगर वो फीमेल है तो दोनों XX होगा क्रोमोसोम। तो ये ऑटोजोमल जहां अगर लिखा मिल जाए उसका समझ लीजिए कि अदर देन सेक्स क्रोमोसोम वो है।
तो 22 पेयर बोलते हैं ऑटोसोमल, और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल अगर है, अगर जैसे मैं हूं तो 22 मेरे में ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम है। तो 2 सेक्स क्रोमोसोम कौन है, एक्स और वाई है, तो मैं मेल हूं। अगर मेरे में दोनों एक्स एक्स हो जाता तो मैं फीमेल आप लोगों के सामने दिखता, तो मैं आप लोग को पढ़ाता नहीं, मैं आप लोग को पढ़ाती। तो आई होप आपको ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम भी पता चल गया। तो इसे इरेज करके अब कुछ हम सिंगल जीन डिसऑर्डर बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स के हम अब देखते हैं, बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम। ऑटोसोम आपको बता दिया कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या हुए, ऑटोसोमल क्रोमोसोम हुए। तो जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो जीन म्यूटेशन या जीन डिसऑर्डर्स हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स और दूसरा एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। पहला डिसऑर्डर इन ऑटोसोम्स या जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स, और दूसरा डिसऑर्डर्स एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड यानी वो सेक्स सेल पे डिपेंडेंट रहेंगे हमारे, एक्स लिंक्ड कहने का मतलब। और ये जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स यानी ये हमारे 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो हम वैसी बीमारियों को देखने वाले हैं जिनको रिसेसिवली इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। रिसेसिवली इनहेरिटेड ट्रेट्स, रिसेसिवली का मतलब क्या होता है समझिए। तो दिस इज कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन मतलब कैपिटल वाले जो सॉरी स्मॉल वाले, क्या वाले, स्मॉल वाले। तो स्मॉल वाले जीन जो रिसेसिव हो, जो हावी नहीं हो, डोमिनेंट नहीं हो, कैसे हो, रिसेसिव हो। तो इसमें हम रिसेसिव जीन से होने वाली बीमारियों के बारे में देखने वाले हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रिसेसिवली इनहेरिटेड ट्रेल्स। तो इनहेरिटेड जब भी हमारा मतलब जीन होगा वो तो या तो इनहेरिटेड ना, एक्वायर्ड तो जीन नहीं होता है कि हम दूसरे से जीन उधार ले लिए, वो तो पेरेंट्स के थ्रू आता है, तो वो जेनेटिक होता है। तो इसलिए रिसेसिवली इनहेरिटेड ट्रेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस आर कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस मतलब बोथ एलील सेम हो, तो ये तो डोमिनेंट का केस होता है। तो हम यहाँ बात किसकी करने वाली है, रिसेसिव जीन की। तो रिसेसिव जीन इन होमोजाइगस कंडीशन। तो जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स किस तरीके से होता है, तो रिसेसिवली इनहेरिटेड ट्रेल्स की तरीके से होता है। अब उसमें हम उसका एग्जांपल देखेंगे, रिसेसिवली इनहेरिटेड ट्रेल्स यानी रिसेसिवली इनहेरिटेड बीमारियों के एग्जांपल्स के बारे में देखने वाले हैं, या डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स के बारे में देखने वाले हैं। पहला हो गया एल्का पेटोन्यूरिया। देखिए यहाँ पे एक शब्द जुड़ा है यूरिया। क्या जुड़ा है, यूरिया। अल्का पटोन यूरिया। तो ये देखिए ये सिंगल जीन डिसऑर्डर्स है। कैसा डिसऑर्डर है, हम सिंगल जीन डिसऑर्डर का बात करें तो ये कैसा जीन डिसऑर्डर है, तो सिंगल जीन डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है इस बीमारी में, तो हमारा जो जीन का एक्सपोजर है, सॉरी यूरिन का जो एक्सपोजर है, जब हम टॉयलेट करते हैं तो उसका काला होना, ब्लैकेनिंग ऑफ यूरिन। और क्या इसका एग्जांपल है, डार्केनिंग ऑफ कार्टिलेज। जैसे कार्टिलेज क्या हो गया, उपस्थि, मतलब जैसे यहाँ पे मेरा जितने भी ज्वाइंट्स है, हर ज्वाइंट में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कार्टिलेज, ठीक, यहाँ पे भी कार्टिलेज। तो जहां जहां कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं उनका डार्केनिंग होना मतलब काला होना, और हमारे यूरिन का काला होना, ये इस बीमारी का लक्षण होता है। और ये सिंगल जीन डिसऑर्डर होता है। जहां ही आपका अल्का पटोन यूरिया दिख गया लास्ट में, समझिए कि वो यही चीज है, ब्लैकेनिंग ऑफ यूरिन हो रहा है। तो पहला आपको क्लियर डिसऑर्डर। दूसरा डिसऑर्डर है अल्बिनिज्म। दूसरा क्या है, अल्बिनिज्म। इसमें क्या होता है, जो पिगमेंट मेलेनियम हमारे बॉडी में पाया जाता है उसकी कमी की वजह से ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ये पिगमेंट मेलेनियम या तो हमारे स्किन में देखने को मिलेगा, हेयर में, या आइरिस ऑफ आई में। जब इसकी कमी होने लगती है हमारे शरीर में, तो हमारे अंदर मतलब इसकी कमी जब हमारे अंदर होने लगती है तो उसे हम एल्बिनिज्म बोलते हैं। पिगमेंट मेलेनियम का जब हमारे बॉडी में कमी होने लगेगा तो वो डिसऑर्डर क्या कहलाएगा, एल्बिनिज्म। और इस एल्बिनिज्म में हमें देखने को क्या मिलता है, तो इट इज कॉज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ एंजाइम टायरोसाइनेस। देखिए
ये आपका एंजाइम से भी रिलेटेड चैप्टर से हो गया और बात, और इससे भी। तो अगर एमसीक्यू में पूछ दिया जाए कि जो मेलेनियम, हमारा पिगमेंट मेलेनियम होता है, उस उसकी कमी किस एंजाइम की वजह से होती है, तो जब टायरोसिन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा या कम होने लगेगा तो हमारे बॉडी में पिगमेंट मेलेनियम की कमी होने लगेगी। तो टायरोसिनेस एंजाइम जो होता है उसी वजह से मेलेनियम प्रोड्यूस होता है। अगर इसकी कमी होने लगे हमारे शरीर में, इसका प्रोडक्शन कम होने लगे, सिक्रेशन कम होने लगे टायरोसिनेस का, तो समझिए कि हमारा जो पिगमेंट मेलेनियम है उसकी शरीर में कमी होने लगी, और उस कमी से क्या प्रोड्यूस होता है, एल्बिनिज्म। अब देखिए, इट सीन व्हेन बोथ द एलीलीज ऑफ जीन आर रिसेसिव। हम पढ़ ही रहे हैं रिसेसिवली इनहेरिटेड ट्रेल्स, जिसमें क्या होता है, बोथ जीन रिसेसिव कंडीशन में होते हैं, डोमिनेंट कंडीशन में नहीं होते हैं। तो जिस आदमी के बॉडी में क्या हो जाए, जीन जो है रिसेसिव कंडीशन में चल जाए ये वाला, तो उनमें एल्बिनिज्म नाम की बीमारी प्रोड्यूस होगी। और वो क्यों होगी, तो पिगमेंट मेलेनियम की उसमें क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। और एल्का प्लेनेटोरियम में क्या होता है, तो यूरिया, काला हमारा यूरिन जो है टॉयलेट करेंगे तो वो हमारा ब्लैक कलर का होने लगे, और कार्टिलेज जो है वो डार्क होने लगे। तो समझिए कि एल्का प्लेटोरिया हुआ है। और ये किस टाइप के डिसऑर्डर है, तो जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स है। तो अब इसे इरेज करके और दो इसके एग्जाम्पल है ऑटोसोमल्स के, तो उसे हम समझते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हम सिंगल जीन डिसऑर्डर में आगे के एग्जांपल्स को देखते हैं। ये किस चीज के एग्जांपल्स हैं, तो जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स के एग्जांपल है, रिसेसिवली ट्रांस के एग्जांपल है। तो तीसरा अब हम देखते, तो अब हम सिंगल जीन डिसऑर्डर में देखते हैं जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम का तीसरा एग्जांपल, सिकल सेल एनीमिया। ये एक एनीमिया का ही टाइप है। एनीमिया आपको पता ही है कि ब्लड में जब ब्लड की जब कमी हो जाती है या खून की जब कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया बोलते हैं। तो इसे सिकल सेल एनीमिया इस डिसऑर्डर को बोलते हैं। ठीक, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल आपको पता ही, जब 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की हम बात करें तो वो ऑटोसोमल्स कहलाते हैं। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होते हैं। अब रिसेसिव डिजीज क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो जीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो रिसेसिव कंडीशन में होते हैं, डोमिनेंट फॉर्म में नहीं होते हैं। It is transmitted from parents to offspring when both parents are carrier। जब दोनों पेरेंट्स करियर हो, किसी बीमारी के करियर जब दोनों पेरेंट्स हो, तभी ये बीमारी बच्चों से पेरेंट्स से बच्चों में जाती है। जब दोनों पेरेंट्स इस बीमारी के करियर हो, मतलब बीमारी को ढोने वाले हो, ना कि बस ये नहीं कहा जा सकता है कि इस बीमारी के लिए औरतें ही जिम्मेदार होती हैं या सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार होते हैं। दोनों पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं इस बीमारी के लिए बच्चों में, जब ये बीमारी होती है तो। ठीक, और वो कैरियर किस कंडीशन में रहता है, तो हेट्रोजाइगोट के कंडीशन में। तो देखिए ये हेट्रोजाइगोट के कंडीशन में है। क्या सारे एलील सेम हैं, नहीं, दो डिफर है, दो डिफर है। तो ये आपका हेट्रोजाइगोट कैरियर होते हैं। आगे बात करते हैं इस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास HBA और HBS एलील का पेयर होना चाहिए। जब ये दोनों एलील के पेयर मिलते हैं तब ये बीमारी कंट्रोल होती है। अब इस बीमारी में होता क्या है, देखिए हमारे डीएनए में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है या एसिड का इधर से उधर ट्रांसफर होता है। तो जब हमारे डीएनए में ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाए वैलिन से, जब ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड हो जाए वैलिन से, तो इस टाइप का डिसऑर्डर देखने को मिलता है। जब हमारे डीएनए में ग्लूटामिक एसिड वैलिन से रिप्लेस हो जाता है तो इस टाइप के डिसऑर्डर सामने आते हैं। और इस डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए HBA एंड HBS दोनों एलील का पेयर मौजूद होना चाहिए। तो आई होप आपको सिकल सेल एनीमिया क्लियर हो। अब थैलेसेमिया बात करते हैं। थैलेसीमिया ये एक सीवर टाइप का एनीमिया कंडीशन हो गया, मतलब जब बहुत ही आपको खतरनाक वाला एनीमिया हो गया तो उसे हम थैलेसेमिया बोलते हैं। इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है। इट इज कॉज बाय डिफेक्ट इन सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड। जब पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन का सिंथेसिस रुक जाता है या कम होने लगता है हमारे आरसीबी में,
आरबीसी में, तब थैलेसेमिया का जन्म होता है। आरबीसी सॉरी से, आरसीबी सॉरी से बोला गया, क्योंकि आईपीएल का भी नीलामी हुआ ऑक्शन, तो वहां से आरसीबी याद है, तो आप आरसीबी को भूल जाए, आरबीसी को याद रखें, क्योंकि 25 से हमारा आईपीएल शुरू हो रहा है। तो इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड। अगर एमसीक्यू में सवाल आता है तो पूछ देगा थैलेसीमिया किस ग्लोबिन के सिक्रेशन के बंद हो जाने की वजह से दिखता है या प्रोड्यूस होता है, तो होगा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड। ये आरबीसी में जब इसका सिंथेसिस रुक जाता है तो हमें सीवर एनीमिया या थैलेसीमिया हो जाती है। तो आई होप आपको चारों ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस क्लियर होंगे। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और एल्का प्लोटोनेयूरिया पढ़े हम लोगों ने, तो आई होप आपको चारों ऑटोसोमल क्लियर होंगे। तो अब हम इसे इरेज करके एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीजेज या डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो हमने अब तक क्या देखा, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस में देखा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस के बारे में या ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर के बारे में। अब हम देखने वाले हैं जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम पे, जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम पे सेक्स क्रोमोसोम की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उन डिसऑर्डर्स को पढ़ने वाले हैं। तो जो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से डिसऑर्डर हो, उन्हें एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या डिसऑर्डर्स बोलते हैं। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंट डिसऑर्डर्स। आइए एक्स लिंक इनहेरिटेंट डिसऑर्डर को थोड़ा और देख लेते हैं। तो एक्स लिंक इनहेरिटेंस मीन्स दैट द जीन कॉजिंग ट्रेट और द डिसऑर्डर इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर का मतलब है कि जब ह्यूमन में कोई डिसऑर्डर एक्स लिंक इनहेरिटेंस की वजह से हो रहा है, तो वो जीन कहां प्रेजेंट होगा, तो वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। जहां एक्स लिंक्ड की बात आ जाए तो एक्स लिंक्ड के डिसऑर्डर वाले जीन कहां प्रेजेंट रहेंगे, तो एक्स क्रोमोसोम पे रहेंगे। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के जीन कहां प्रेजेंट रहेंगे, तो एक्स क्रोमोसोम पे रहेंगे। फीमेल में अगर देखा जाए तो दो एक्स एक्स होते हैं, इसी वजह से मतलब फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम की बात की जाए तो एक्स एक्स के दो पेयर रहते हैं। अगर मेल में सेक्स क्रोमोसोम की बात की जाए तो एक एक्स होता है और एक वाई होता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स आर ओनली एक्सप्रेस इन फीमेल। देखिए दोनों रिसेसिव है, एक्स है, तो ये ओनली फीमेल में ही देखने को मिलते हैं। फॉर मेल एक क्या होगा, एक्स होगा, और अदर क्या होगा, वाई होगा। फॉर अ मेल देयर नीड्स टू बी ओनली वन कॉपी ऑफ एन एक्स लिंक्ड। एक ही कॉपी रहेगा एक्स लिंक का, अगर दोनों कॉपी हो जाए तो वो मेल ही नहीं रह जाएगा, वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेल के लिए क्या चाहिए कि एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन चाहिए किसी भी ट्रेट के लिए। अब हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर में या डिजीजेज में दो डिजीजेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है हेमोफीलिया और एक है कलर ब्लाइंडनेस। तो मैं इसे इरेज करके दोनों को एक एक करके समझाता हूं। तो अब आइए हम हेमोफीलिया बीमारी के बारे में देखते हैं। ये हेमोफीलिया बीमारी जो है वो कैसा बीमारी है, तो एक्स लिंक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले जान जाए हेमोफीलिया। हेमोफीलिया मतलब a disorder in which blood does not clot easily। blood does not clot easily मतलब कि एक ऐसा ये डिसऑर्डर है जिसमें हमारा खून जो है वो आसानी से जम नहीं पाता है। जैसे कि मान लीजिए हम रोड पे गए और ठेस लग के नीचे गिर गए, तो क्या हुआ, मेरा यहाँ पे छिला गया। तो वो छिलाने के बाद वहाँ पे ब्लड निकल रहा है, कुछ देर तक निकलता है, उसके बाद क्या होता है, अपने आप ब्लड रुक जाता है, यानी ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो गया आसानी से। लेकिन जिन्हें ये हेमोफीलिया की बीमारी होती है उनके साथ ये कंडीशन हो गया कि अब ये छिला गया तो ये जल्दी बंद ही नहीं होगा, ब्लड निकलते रहेगा, मतलब ब्लड क्लॉट यहाँ पे जल्दी होगा ही नहीं। अगर सर भी फट जाता है हल्का सा भी, तो वहाँ ब्लड जो है बाहर निकलते रहेगा, आसानी से बंद नहीं होगा। हम लोग का क्या है, गिरते रहते हैं, टूटते फूटते रहते हैं, और ब्लड का मतलब थोड़ी देर बाद ब्लड क्लॉट होकर रुक जाता है। लेकिन जिन्हें ये कंडीशन से सफर कर रहे हैं हेमोफीलिया से, उनका ब्लड आसानी से क्लॉट नहीं करता। तो आई होप ये जो हेमोफीलिया है ये आपको क्लियर हुआ। ये कैसा है, तो ये हमारा एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस
इनहेरिटेड डिसऑर्डर या डिजीज कहिए, डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन होता है, ये जो बीमारी है इनहेरिटेड होती है, ठीक। तो ये क्या है, इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन है। जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, हेमोफीलिया के जीन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो वो एक्स क्रोमोसोम पे रहते हैं, और दैट्स वाई इसे क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर। हेमोफीलिया के जीन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे, इसी कारण इसे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी कहा जाता है। फादर कांट बी ए करियर, इसका मतलब समझिए, जब भी हेमोफीलिया होगा हमें, तो उसके जिम्मेदार हमारे पिता नहीं होंगे, क्योंकि वो इस डिजीज के करियर नहीं होते हैं, वो इस डिजीज को अपने से बच्चों में नहीं जाने देते हैं। जब भी हेमोफीलिया का जिम्मेदार होती है तो माँ होती है, मतलब अगर मुझे हेमोफीलिया है तो इसकी जिम्मेदार मेरी मम्मी है, ना कि मेरे पापा। तो ये लाइन वही कर रहा है, फादर कांट बी ए करियर। अगला देखते हैं, 50% ऑफ चांस ऑफ पासिंग दैट जीन टू हर चिल्ड्रेन। तो मम्मी ही जिम्मेदार हुई, तो मान लीजिए हम 4 भाई और बहनें हैं, 4 भाई और बहनें हैं सपोज करिए, तो अगर मम्मी को हेमोफीलिया है तो हम 4 में से 2 लोगों को हेमोफीलिया होना तय है। ये भी हो सकता है कि एक बहन हो और एक भाई हो, ठीक। तो हेमोफीलिया अगर हम 4 भाई बहन हैं तो 2 लोगों को होना फिक्स है कि हेमोफीलिया होगा ही, और ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ये यहाँ तक क्लियर। अब आइए आपको हम यहाँ समझाते हैं। ये फादर हो गया, क्लियर है, और ये मदर हो गई। कैसी मदर हो गई, देखिए मैंने इसमें एक्स को सर्कल किया है, तो वैसी मदर जिसे हेमोफीलिया है। ये जरूरी नहीं है कि हर माँ को हेमोफीलिया हो, तो हम यहाँ पे उस माँ की बात कर रहे हैं जिसे हेमोफीलिया है, इसलिए हमने इस एक्स को सर्कल कर दिया, और ये कोई पिता है। अब क्रॉस हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, आगे जो बच्चे जन्म लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 कंडीशन अराइज होगा, यहाँ पे 4 कंडीशन अराइज होगा। हम इस एक्स को पकड़ते हैं, इस एक्स को पकड़ते हैं, और उसका हम इस वाई से करते हैं, ठीक। इस एक्स को पकड़ते हैं और वाई से करते हैं, तो हमें क्या मिला, एक एक्स सर्किल मिला और एक वाई मिला। अब हम इस एक्स को पकड़ते हैं और इस एक्स से करते हैं, तो हमें क्या मिला, एक्स और वाई मिला। आगे देखते हैं केस क्या मिलता है। इस एक्स को पकड़ते हैं और इस एक्स का कराते हैं, तो हमें क्या मिला, एक एक्स सर्कल मिला और एक ऐसा ही सर्कल मिला। अब हम इस एक्स को पकड़ते हैं, इस एक्स से करते हैं, तो हमें नॉर्मल एक्स मिला। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसे हेमोफीलिया होगी ही होगी। ये एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसे हेमोफीलिया होगी ही। ये एक ऐसा मिला जो नॉट अफेक्टेड हुआ, मतलब उसे हेमोफीलिया नहीं हुई। और यहाँ पे एक ऐसी डॉटर मिली जिसे एक हेमोफीलिया का क्रोमोसोम मिला और एक हेमोफीलिया का एलील मिला और एक नॉर्मल एलील मिला। तो ये क्या होंगी, ये करियर होंगी। मतलब करियर कहने का मतलब इन्हें हेमोफीलिया नहीं होगा, ये अपने बच्चों को हेमोफीलिया देंगे, ठीक। और हेमोफीलिया जब भी होगा तब भी हम बेटों को ही होगा, लड़कियों को हेमोफीलिया नहीं होगा। देख लीजिए क्यों, क्योंकि एक बेटा हुआ और उसे ही हेमोफीलिया हुआ, ठीक। आगे देखिए, ये क्या हो गई, करियर हो गई, तो ये करियर डॉटर मिली। मतलब अगर आगे इनकी भी शादी होती है तो ये भी, इनका भी जो बच्चा होगा वो हेमोफीलिया से ग्रसित होगा। और एक डॉटर मिली जो नॉट अफेक्टेड मिली, यानी नॉर्मल मिली, ठीक। तो देखिए 50% चांस हो गया ना कि जो हेमोफीलिया है वो बच्चों में पास होगा। देखिए ये दो केस जो है, तो 2 केस से क्या लगा कि 50% जो चांस है हेमोफीलिया बच्चों को भी होने का है। यहाँ हेमोफीलिया हो नहीं रहा, ये करियर का काम करेंगी, मतलब ये अपने बच्चों में भी हेमोफीलिया पास करेंगी। तो आई होप आपको हेमोफीलिया का कंसेप्ट क्लियर। अब इसे इरेज करके हम कलर ब्लाइंडनेस की ओर जाएंगे। तो अब हम कलर ब्लाइंडनेस का देखते हैं, ये किस टाइप का डिसऑर्डर है। तो ये वैसे तो सिंगल जीन डिसऑर्डर है, और सिंगल जीन डिसऑर्डर में एक्स लिंक इनहेरिटेंस जीन डिसऑर्डर है। तो कलर ब्लाइंडनेस की बात करें हम, यहाँ नाइट ब्लाइंडनेस की बात नहीं कर रहे, कलर ब्लाइंडनेस की बात करें। कलर ब्लाइंडनेस
ये होता क्या है, तो नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज ग्रीन एंड रेड कलर, जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस होता है वो लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाते हैं। मतलब अगर हमारे फ्रेंड सर्किल में कोई है और उसे लाल रंग और हरा रंग नहीं पहचान में आ रहा है, मतलब उसे कलर ब्लाइंडनेस है, ना कि नाइट ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस पता चल गया क्या होता है। अब ये कैसे होता है, तो देखिए नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक, और जो जो कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे हैं उस क्रोमोसोम को हम ऐसे लिखते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं नीचे से। कलर ब्लाइंड जीन इज कैरिड वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। ये हम अगर मेल की बात करें तो मेल में देखिए एक्स और वाई दो क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर मेल में नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक, तो उसका कंडीशन ये रहेगा। अगर मेल में नाइट ब्लाइंडनेस है तो उसका कंडीशन ये रहेगा कि एक जो है नाइट ब्लाइंडनेस वाला एलील है और एक मेल वाला एलील है। दूसरा अगर विमेन की बात करेंगे तो या तो दोनों एलील उसके ऐसे होंगे, मतलब जो नॉर्मल है, और जिसे कलर ब्लाइंडनेस है वो ऐसी होगी, जिसे कलर ब्लाइंडनेस हो वो ऐसी होगी, और जिसके दोनों एलील पे कलर ब्लाइंडनेस हो तो वो ऐसा होगा। यानी देखा जाए तो चार केस यहाँ पे अराइज होता है। एक केस में मेल को है तो एक केस में फीमेल को नहीं है, एक केस में मेल को नहीं है तो फीमेल को है। तो ऐसे करके हम चार केसेस को पढ़ने वाले हैं। तो इसे मैं इरेज करके उन चार केसेस को सामने रखता हूं और नाइट ब्लाइंडनेस के कंसेप्ट को क्लियर करता हूं। पहले इन दो केसेस को देखते हैं। इस केस में जो मेल कैंडिडेट है वो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस मैं नाइट ब्लाइंडनेस को भूल जाऊं यार, मुझे भी नाइट ब्लाइंडनेस याद रहता है, कलर ब्लाइंडनेस याद रखो। जो मेल है वो कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है और फीमेल जो है वो नॉर्मल है। फीमेल कैसी है, नॉर्मल है, और मेल कलर ब्लाइंड से सफर कर रहा है। इन दोनों का जब क्रॉस होता है तो क्या होता है, पहले हम इस एक्स को उठा लेते हैं और इस वाई से कराते हैं क्रॉस, तो हमें क्या मिला, एक्स और वाई मिला। फिर हम एक्स को उठा के इस वाई से कराते हैं तो एक एक्स मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा। अब हम इस कलर को इस एक्स को इस एक्स से कराते हैं तो अंडर एक्स मिलेगा। फिर इस एक्स को इस एक्स से कराते हैं तो अंडर एक्स मिलेगा। यहाँ पे देखिए मेल तो कलर ब्लाइंड था, लेकिन उसके दोनों जो बॉय पैदा हुए, बॉय वो नॉट कलर ब्लाइंड निकले, नॉट कलर ब्लाइंड निकले। जो दोनों डॉटर भी हुई तो दोनों डॉटर भी कलर ब्लाइंड तो नहीं निकली, नॉट कलर ब्लाइंड, लेकिन करियर निकली, करियर ऑफ कलर ब्लाइंड। करियर मतलब ये इस रोग को ढो के अपने बच्चों में दे देंगी, खुद इनमें तो वो रोग नहीं रहेगा लेकिन ये इनके बच्चों में पास हो जाएगा। ठीक, तो हमें इस केस में क्या मिला, बॉय नॉट कलर ब्लाइंड्स मिले और गर्ल्स क्या मिली, करियर ऑफ कलर ब्लाइंड। अब देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल मैन है, नॉर्मल मैन है यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने गड़बड़ लिख दिया, नॉर्मल मैन है और करियर फीमेल है। ये मेल जो है नॉर्मल है और देखिए अंडर एक्स इसमें लगा है तो ये करियर है। जब अंडर एक ही पे लगा रहे तो वो करियर है, ठीक, और जब फीमेल में दोनों एक्स पे अंडर लगा रहे तो वो करियर नहीं होगी, वो नाइट ब्लाइंड रहेगी। अगर दोनों एक्स पे अंडर लगा रहे तो वो नाइट नहीं यार, कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। और सिर्फ एक पे एक्स लगा रहे तो करियर रहेगी, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अगर सिर्फ एक पे है तो वो करियर होगी, करियर ऑफ कलर ब्लाइंड। तो अब हम यहाँ कराते हैं, इस एक्स को वाई से कराते हैं तो हमको क्या मिला, अंडर एक्स वाई। फिर इसी एक्स को इस एक्स को छोड़ दो, इस एक्स को वाई से कराओ तो एक हमें एक्स वाई मिला। अब हम इस अंडर एक्स को एक्स से कराते हैं तो अंडर एक्स मिलेगा। अब फिर हम इस x को x से करते हैं तो x मिलेगा। ठीक, इसे आप रफ कॉपी पे करिएगा खुद से एक बार भी तो ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर बॉय पैदा हुए तो 50% जो बॉय पैदा होने की चांसेस है वो है कलर ब्लाइंड। ठीक, कितने हैं,
कलर ब्लाइंड। अगर बॉयज पैदा होने की चांसेस है तो उसकी 50% चांस है कि वो बॉयज कैसा होगा, कलर ब्लाइंड होगा। ये एक नॉर्मल गर्ल्स मिल जाएगी, नॉर्मल गर्ल चाइल्ड मिल जाएगी। और ये जो होगी वो करियर होगी। किस चीज का करियर, तो कलर ब्लाइंड का करियर होगी। और ये देखिए, एक बच्चा कलर ब्लाइंड होगा और एक नॉर्मल बच्चा होगा, यानी दोनों में से एक बच्चे की पैदा होने की चांसेस में 50% चांस है कि वो कलर ब्लाइंड होगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं दो केसेस को, तो इसे इरेज कर लेता हूं। अब अगला केस देखते हैं हम, केस थर्ड। इसमें देखिए मेल कलर ब्लाइंड है और फीमेल करियर है। फीमेल क्या है, करियर है। जब एक ही पे अंडर लगा रहे तो उसे करियर बोलते हैं। मेल कलर ब्लाइंड और फीमेल कलर ब्लाइंड का करियर क्रॉस कराते हैं इन दोनों का। इस एक्स को पहले उठा लीजिए, ठीक, और वाई से कराइए तो आपको अंडर एक्स वाई मिलेगा। अब इस एक्स को उठा के वाई से कराइए तो नॉर्मल एक्स और वाई मिलेगा। अब इस एक्स को इससे कराइए तो अंडर एक्स आपको मिलेगा। अब इस एक्स का इस एक्स से कराइए तो अंडर एक्स और एक्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 50% यहाँ भी चांस है कि बच्चा जो होगा कलर ब्लाइंड होगा। बच्चा जो होगा कलर ब्लाइंड होगा, मतलब जो बॉय होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। ये जो लड़की है इसका भी, इन दोनों लड़कियों में से भी देखा जाए तो 50% चांस है कि लड़की कलर ब्लाइंड होगी। देखिए ये कलर ब्लाइंड हो गई और ये कलर ब्लाइंड का करियर हो गई, यानी दो अगर बच्चियां पैदा होती हैं तो एक का उसमें कलर ब्लाइंड होना तय है। अब यहां पे देखते हैं, नॉर्मल मैन का क्रॉस होता है कलर ब्लाइंड लेडी से, ठीक। नॉर्मल बॉय, सॉरी बॉय नहीं, नॉर्मल मेल का क्रॉस होता है करियर लेडी से। तो क्या होता है देखते हैं, इस एक्स को उठाए और वाई से करा दिए तो अंडर एक्स वाई। इस एक्स से उठाए तो इसको भी वाई से करा दिए, यानी अंडर एक्स वाई और अंडर एक्स वाई मिला। फिर इस एक्स को इस एक्स से कराते हैं तो एक्स अंडर एक्स मिला। फिर इस एक्स को इस एक्स से कराते हैं तो एक्स अंडर एक्स मिला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100% चांस है कि बच्चे जो होंगे कलर ब्लाइंड होंगे। जो बॉयज पैदा होंगे चाइल्ड वो कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड। और जो गर्ल पैदा होगी उसका 100% चांस है कि वो क्या होगी, करियर ऑफ कलर ब्लाइंड होगी। करियर ऑफ कलर ब्लाइंड होगी। तो देखिए आपको आई होप कि कलर ब्लाइंडनेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। ये एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है। तो हमने इस टॉपिक को पूरी तरह कवर कर लिया, सिंगल जीन डिसऑर्डर इन ह्यूमन का। तो अगर ज्यादा डीप आपसे पूछता है जेनेटिक्स चैप्टर से तो वो सिंगल जीन डिसऑर्डर से पूछ देगा, जहां मैक्सिमम लोग का हालत खराब हो सकता है। तो मेरे लेक्चर को अच्छे से देख के इस चीज को समझिए। अब बस लास्ट टॉपिक रह गया है तो इसे इरेज करके उस लास्ट टॉपिक को बता दें। आखिरी टॉपिक हमारा है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट अगर एग्जाम में पूछता है तो किस टाइप से पूछेगा, बोलेगा कि राइट नोट्स ऑन दिस। नोट्स लिखने के लिए ये आ सकता है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर आ जाए एग्जाम में तो छोड़ना भी नहीं है। समटाइम्स कॉल्ड सिस ट्रांस टेस्ट। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, कभी कभी सिस ट्रांस टेस्ट भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर द म्यूटेशन इन टू स्ट्रेन्स आर इन डिफरेंट जीन। पहली बात ये जान लीजिए कि म्यूटेशन टेस्ट कभी भी डिफरेंट जीन्स के लिए होता है। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट टू डिफरेंट जीन्स के लिए होता है। सेम ही जीन में हम सेम जीन में कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट विल नॉट अकर इफ द म्यूटेशन आर इन द सेम जीन। अगर म्यूटेशन सेम जीन में हो रहा है तो वहां पे कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट नहीं अकर करता है। तो इसीलिए हम जब भी टेस्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का, तो वो हम डिफरेंट जीन के लिए करते हैं, ठीक। तो तीनों पॉइंट्स क्लियर। चौथा, इट इज टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर टू म्यूटेशन एसोसिएटेड विथ ए स्पेसिफिक फेनोटाइप। ये इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी फेनोटाइप के लिए जो टू जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ है, मतलब वो कैसे एसोसिएटेड है। जो दो जीन का म्यूटेशन हो रहा है किसी स्पेशल फेनोटाइप के लिए, किसी ऐसे स्पेशल कैरेक्टर के लिए, तो वो कहाँ है उनका पता लगाना कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट से हम पता लगाते हैं।
रिप्रेजेंट टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। और क्या का हम पता लगाते हैं कि कैसे सेम जीन के टू डिफरेंट फॉर्म रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और आर वेरिएशन ऑफ टू डिफरेंट जीन, और दो डिफरेंट जीन के वेरिएशंस के बारे में पता लगाने के लिए, या जो दो जीन का म्यूटेशन एक दूसरे के साथ कैसे एसोसिएटेड है किसी स्पेसिफिक फेनोटाइप के लिए पता करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का यूज करते हैं, और इसे सिस ट्रांस टेस्ट भी कहते हैं। सिस ट्रांस टेस्ट आ गया तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि ये केमिस्ट्री का कोई टर्म है, ये बायोलॉजी वाला है, ठीक। तो आई होप आपको जेनेटिक्स पूरी तरह समझ में आ गया हो। जेनेटिक्स यहाँ आपका स्वाहा हुआ। जेनेटिक्स कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल उठते हैं मैंने पूरे लेक्चर्स में भी बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और नहीं भी पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक ही करो यार, बहुत मेहनत लगता है। और आगे के अपडेट के लिए और आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।